देखो तो इसमें क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसके बाद कैथोड रे कैसे क्रिएट हुआ, सबसे पहले कौन एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बारे में जानेंगे। फिर एनोड रे कैसे बनता है, कहाँ से आया, मतलब एक तरह से प्रोटॉन, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी था एक तरह से, और एक प्रोटॉन का डिस्कवरी था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में हालांकि अलग दे रखा है ना। कैथोड रे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, एनोड रे प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। पहले से ऐसे तो हम लोग अभी जानते हैं टोटल कितना एलिमेंट है, 118 ना, लेकिन पहले लोग ये मान के चलते थे ना कि टोटल 5 तत्व है, 5 एलिमेंट है। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में 118 सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं था। और 5 तत्व किसको किसको मानते थे, जिससे शक्तिमान बना हुआ था ना। हम लोग देखते थे उस समय, तो ये सब तो एलिमेंट के बारे में तो नहीं पता था, उसमें 5-6 क्लास में थे तो एलिमेंट के बारे में पता नहीं होता था, लेकिन ये सब के बारे में पता था कि ये 5 चीज होता है। शक्तिमान का दिखा रहा था कि शक्तिमान बना हुआ है किस किस चीज से, आग से, वाटर और हवा ना, और धरती, आकाश, आकाश, ये 5 एलिमेंट पहले ये माना जाता था कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो हम लोग वो नहीं सोचते थे कि हम बेच आ गया, वो ज्यादा सही तुमको लगता है। चलो देखो छोड़ो, ठीक है ना। तो उस समय हम लोग को लगता था कि सिर्फ शक्तिमान इस चीज से बना हुआ है, पर मान्यता था कि पूरा दुनिया इसी से बना हुआ है, ये 5 चीजों से। फिर बाद में पता चला कि नहीं, दुनिया तो 118 चीजों से बना हुआ है ना। तो 118 में, हाँ अभी तो 118 है ना टोटल, अभी पीरियोडिक टेबल में हम लोग 118 पढ़ते हैं। हाँ अगर नया मिलेगा तो फिर बढ़ेगा, मिलेगा तो बढ़ेगा। देखो तो इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, एटम्स आर मेड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये अभी का बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास होता है ना। हाइड्रोजन का मास कितना होता है पता किसी को, हाइड्रोजन का मास और हीलियम का मास। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। इसे पता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो जब कोई मास पूछेगा ना कि हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो हम लोग कितना बोलेंगे, 1 AMU, है ना, 1 AMU। नहीं न्यूट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का निग्लेजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का कितना होता है, इक्वल। इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 1/1 नहीं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन देखो न्यूक्लियस में जो रहता है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इन दोनों के वेट का 1840 टाइम्स हल्का होता है ना। तो इसमें जब इसका मास हम लोग जोड़ेंगे ना तो 4 AMU आएगा, पर इसका जब मास जोड़ेंगे ना हाइड्रोजन का, तो कितना आएगा, 1 AMU ना, एक प्रोटॉन का सिर्फ, बस। देखो उसके बाद आगे देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस पर होता है। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डिफरेंट डिफरेंट जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, तो हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। उसके बाद देखो कैथोड रे, कैथोड रे किस तरह से बना था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, कैथोड रे देखो, अरे देखना उधर निकाल देंगे बाहर। कैथोड रे का पता करने के लिए पहले क्या हुआ था ना कि एक साइंटिस्ट था, वो इस टाइप का एक तो सिलेंडर लिया था, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा 2 तरफ लगा हुआ था प्लेट, यहाँ एक प्लेट लगा हुआ है, एक यहाँ प्लेट लगा हुआ है। प्लेट मतलब क्या, पूरा पैक किया हुआ था? हाँ पूरा पैक किया हुआ था। इसके अंदर से एक तो वैक्यूम पंप लगा करके और सारा एयर निकाल लिया था, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, प्रेशर बहुत कम यहाँ का रखा था। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, हाँ स्पेस टाइप बना दिया था, वहां पर कुछ भी नहीं था अंदर, वैक्यूम था। नहीं प्रेशर इसके अंदर कम रहेगा ना,
तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से निकल रहा है, निकलने में उसको सुविधा होगा, नहीं तो अगर प्रेशर रहेगा तो दबा करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। प्रेशर अगर बाहर से पड़ रहा है तो इसमें से पार्टिकल को निकलने थोड़े देगा, वो तो पार्टिकल को दबा करके रखेगा। उसके बाद क्या किया ना कि प्रेशर कम करने के बाद यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई किया। हाई वोल्टेज सप्लाई किया तो एक तो निगेटिव था और एक तो पॉजिटिव टर्मिनल था। जैसे ही हाई वोल्टेज देता है ना, देखता है कि यहाँ से कुछ रेज निकल करके और इसमें इंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिंक सल्फाइड एक तो केमिकल रहता है, वो लगा करके रखा था, तो इस पर टकराता था ना तो चिंगारी टाइप का निकलता था, तो उसे पता चला कि यहाँ से कुछ निकल रहा है। और भी चेक करने के लिए उसने क्या किया कि यहाँ पर एक घिरनी टाइप का रख दिया रास्ते में, वो घूमने लगा, घिरनी टाइप। तो वो यहाँ पर रखा ना तो वो घूमने लगा तो समझ गया कुछ निकल रहा है इसमें से। इस तरह से कैथोड रे का खोज हुआ था। उसके बाद एनोड का खोज कैसे हुआ था वो भी बता ही देते हैं। हाँ, प्लस वाला से निकलता था, फिर उसको प्रोटॉन बोलते हैं या फिर एनोड रे बोलते हैं, लेकिन पहले ए वाला निकला था, पहले कैथोड रे निकले था। ए वाला कैसे निकला था? ए निकालने के लिए वो लोग क्या किया था ना, अभी बस एक कंसेप्ट याद रखो कि यहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो यहाँ से रे निकलेगा। यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, तो एक किसका था? कैथोड रे का। जब कैथोड रे का खोज हुआ ना तो सारे साइंटिस्ट रेस में लगे, उनको लगा कि हम अगर कर लेते हैं तो मेरा भी नाम हो जाएगा। तो सारे लोग क्या करने लगे ना, कोई इसका प्रेशर घटा रहा है, कोई बढ़ा रहा है, कोई वोल्टेज कम बेसी कर रहा है। ऐसे ही करते करते एक साइंटिस्ट क्या किया ना, वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट किया। वो क्या किया ना कि यहाँ पर एक तो प्लेट रखा और एक तो यहाँ पर प्लेट रखा, ये तुम्हारा प्लस था, ये माइनस था। और इसमें पीछे क्या किया ना कि यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगाया, जिंक सल्फाइड यहाँ लगाया और इसमें हॉल कर दिया, सब में यहाँ पर हॉल किया हुआ था। उसके बाद वो वही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रेशर कम बेसी कर रहा था, वोल्टेज कम बेसी कर रहा था। करते करते एक टाइम ऐसा हुआ ना कि यहाँ पर उसको मतलब चिंगारी दिखाई दिया इस लोकेशन पर। तो निगेटिव तरफ आखिर क्या आ सकता है? पॉजिटिव रे ही आ सकता है ना, दिख तो नहीं रहा था पर यहाँ पर आकर के टकरा रहा है, इसका मतलब इधर से कोई रे निकल रहा है, तो उसका नाम वो एनोड रे दे दिया। लेकिन वो एक्चुअल में हुआ क्या था? हुआ क्या कि यहाँ पर वो हाइड्रोजन का गैस मतलब यहाँ पर जो था ना वो डाल करके छोड़ दिया था। ठीक है, बहुत लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाला हुआ था। जब वो हाई वोल्टेज सप्लाई किया ना तो ये वाला पार्ट क्या किया, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या किया ना कि इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होगा, है ना, बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा, अंदर में प्रोटॉन होगा। तो ये हाइड्रोजन इस तरह से था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, अंदर में प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन को एक खींच लिया अपनी तरफ, तो ये क्या बच गया? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया। कैंसिल नहीं हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? जब था तब कैंसिल था, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों था तब वो न्यूट्रल था, तो उसमें कोई चार्ज नहीं, कैंसिल। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो अब सिर्फ प्रोटॉन बच गया, है ना। अब इस प्रोटॉन को सब पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस प्रोटॉन को ए निगेटिव प्लेट अपनी तरफ खींचने लगा, तो ये यहाँ से आया, इस हॉल से होकर पार करके जाके यहाँ टकराना शुरू हो गया। इसी का नाम ओ दिया, प्रोटॉन, और सच में ये प्रोटॉन ही है। हाइड्रोजन एक सिंगल प्रोटॉन है। हाँ, हाइड्रोजन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिंपल प्रोटॉन बचेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो गिना ही नहीं जाता पहली बार। अब देखो इसको हम लोग इसका क्या क्या लिखा है इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। ए डिस्चार्ज ट्यूब इज लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ए डिस्चार्ज ट्यूब था उसको बोल रहे हैं। दिस ट्यूब इज फिटेड विथ मेटल इलेक्ट्रोड ऑन आइदर एंड across which high voltage can be applied। दोनों तरफ क्या लगा हुआ था? मेटल का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, सही है। इलेक्ट्रोड which is connected to the negative terminal, उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। और जो पॉजिटिव से लगा हुआ था उसको एनोड बोलेंगे। द ट्यूब इज आल्सो कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था, उसमें से सारा प्रेशर निकाल करके गैस का, और वो कितना कर दिया था? 10⁻⁻² एटमोस्फेरिक, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 10,000 वोल्ट था, 10,000 वोल्ट और 10⁻⁻² एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर का। द फ्लोरोसिन होना तो चाहिए। द फ्लोरोसिन वाज कॉल्ड ड्यू टू द bombardment of a wall of the tube by ray emanating from cathode। कैथोड से जो निकल रहा था ना उसकी वजह से फ्लोरोसेंस देखने को मिल रहा था, और चमक देखने को मिल रहा था। दिस रे वेयर कॉल्ड कैथोड, इसी को हम लोग कैथोड रे बोलते हैं। अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी था? तो एक प्रॉपर्टी तो रास्ते में अगर कोई चीज मिलेगा तो उसमें वो फोर्स मतलब उसको मूवमेंट उसमें ला देगा, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी था, जैसे दोनों तरफ हम लोग एक कर दिए, चार्ज रख दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो देख रहे हैं ना कि वो किधर मुड़ रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ से अगर मान लो कि निगेटिव रे निकल रहा है और यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज रख दिए, यहाँ पर निगेटिव, तो ये मुड़ करके किधर जाएगा? इधर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा उसको।
इसे पता चल गया था कि उस पर निगेटिव चार्ज ही है। देखो क्या क्या लिखा है, कैथोड रे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सीधा ट्रैवल करता है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इसमें मटेरियल पार्टिकल होता है, एंड पोजेज एनर्जी, हेंस दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, मतलब रास्ते में अगर कोई चीज मिल गया तो उसमें मूवमेंट ला देगा वो। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटालिक शीट, थिन मेटालिक शीट में एक क्या होगा, अंदर चला जाएगा। कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे ट्रेवल, उस गैस को आयोनाइज कर देगा जिस गैस से ट्रेवल कर रहा था। कैथोड रे हीट अप द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, व्हेन दे स्ट्राइक ऑन ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज वहां पर लंबा समय तक रख के छोड़ देंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का या रे का, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड रे प्रोड्यूस ए ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन गैस ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस पे एक ऐसा ग्रीन फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रहा है। क्या कोई भी चीज होता है, एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अभी इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मूव कर रहा है, जाकर के टकरा रहा है तुम्हारा बल्ब का जो हाई रेजिस्टेंस है उसके मटेरियल से, और उसमें से आग निकल रहा है। When cathode ray fall on certain metal like copper, X-ray are produced, कॉपर पर एक गिरेगा तो क्या निकलेगा, एक्सरे निकलेगा। एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बट दे पास थ्रू द ऑपेक, क्या लिखा है, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट एक्सरे पर नहीं पड़ता है, बट दे पास थ्रू द ऑपेक मटेरियल एंड आर ओनली स्टॉप्ड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक बोन्स। बोल रहा है कि नॉर्मल जो मटेरियल है ना उसमें एक्सरे मसल से एक्सरे पार कर जाएगा, लेकिन बोन जैसा कोई चीज मिलेगा तो एक्सरे को रोक सकता है। हाँ बोन का स्ट्रक्चर, हाँ एक्सरे उसका ले लेते हैं हम लोग। The mass of electron is very small compared to the atom. मास उसका क्या होता है, बहुत कम होता है। The same type of negatively charged particles are formed even if different gases are taken. Different gas, बोल रहे गैस अगर चेंज करेंगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा रेज। उसके बाद फिर एनोड रेज के बारे में दिया हुआ है, इसमें देखो होल इसमें बनाया गया था, इसमें क्या क्या करना है बता दो, दिए ही है, हॉल एक्ट हो रहेगा। द प्रेशर इन द ट्यूब इज डिक्रीज, प्रेशर यहाँ पर देखो थोड़ा सा कम किया है। इट वाज ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रे ए न्यू काइंड ऑफ रे आर आल्सो फाउंड, एक नया रे निकल रहा था थ्रू द परफोरेशन ऑफ द कैथोड, कैथोड में होल किया हुआ था है ना, उससे वो रे निकल रहा था, पास हो रहा था। दीज रे ट्रेवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रे, कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि जिधर एनोड लगा हुआ था वहां पर जाकर टकरा रहा था, वहां पे चिंगारी निकल रहा था। Opposite direction of the cathode ray and pass through the hole of the cathode and struck the other end of discharge tube. When this radiation struck the end of the tube P, the fluorescent radiation were also produced. यहाँ पर भी वो प्रोड्यूस हो रहा है। This ray also called canal ray, इसको कैनाल रे भी बोलते हैं। कैनाल रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक हॉल से होकर के पास कर रहा है ना, तो उस हॉल को हम लोग कैनाल बोल सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम कैनाल रे भी है। कैनाल रे बिकॉज दे पास थ्रू द होल। These were also called एनोड रे, एनोड रे भी बोलते हैं क्योंकि ये मूव कर रहा था कहाँ, एनोड की तरफ। हालांकि कोई पूछे कैथोड रे से निकल रहा था तो हम लोग आंसर देंगे नहीं, कैथोड से नहीं निकल रहा था, ये तो बस रास्ता में जो चार्ज था ना वो अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर के जाने लगा वहां पर एनोड की तरफ ना। विजुअल नहीं था पर कंसेप्ट जो थ्योरी था ना उसके अनुसार वो जो चार्ज था तुम्हारा वो कन्वर्ट हो रहा था पॉजिटिव में, गैस जो भी हम लोग डालते थे ना, विदाउट गैस वो नहीं क्रिएट हो रहा था, गैस डालने के बाद ही बन रहा था वो, तो लोग मतलब सोच लिए पॉजिटिव चार्ज से हो रहा है। तो ये अगर कोई पूछेगा ना क्या है मतलब कैथोड जो तुम्हारा है उससे निकलता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ये बीच रास्ते से ही बन करके और एनोड की तरफ भागता है, सिर्फ एनोड की तरफ भागता है, इसलिए इसका नाम एनोड रे हो गया। जब कैथोड रे में वो कैथोड से निकल रहा था ना। प्रॉपर्टी क्या है एनोड रे का, एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल था। एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दोनों तरफ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखोगे ना तो डिफ्लेक्ट होगा वो। एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ही वे डिफ्लेक्ट हो जाता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के पास गुजरता है ना तो उसमें डिफ्लेक्शन होना ही होना है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, Q इंटू वी साइन थीटा। अगर कोई चार्ज है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम मैग्नेट रख दिए, नॉर्थ पोल यहाँ पर साउथ पोल,
और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पर कोई चार्ज आएगा ना तो उसका फोर्स लगेगा Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा। जहाँ पर Q चार्ज है, V उसका वेलोसिटी है, किस स्पीड से जा रहा है। रुका हुआ है तो फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ चलेगा, वेलोसिटी रहेगा तभी फोर्स लगेगा। अभी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, बस इस तरह से हो। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इन एनोड रे वाज डिटरमाइंड बाय W। चार्ज और मास रेशियो को हम लोग कैसे निकालते हैं? W से निकालते हैं। When by using Thomson electron technique, क्या लिखा हुआ है? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ ए पार्टिकल इन द एनोड रे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस। यहाँ पर गैस के नेचर पर चार्ज और मास का रेशियो डिपेंड कर रहा था। क्यों? चार्ज और मास, डिफरेंट डिफरेंट गैस में चार्ज और मास से रेशियो जो है ना वो अलग अलग आ रहा था। क्योंकि जब हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं ना तो हाइड्रोजन में कितना होगा? यूनिट 1 AMU मास होगा इसका, ठीक है ना। और इस पर चार्ज कितना होगा? 1 तो प्लस चार्ज होगा, है ना। हाइड्रोजन प्लस H प्लस लेंगे तो उसके बाद अगर मान लो कि हाइड्रोजन के जगह हम लोग हीलियम लेते हैं तो यहाँ पर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? चार्ज तो 2 प्लस हो जाएगा, 2 AMU, 2 यूनिट, है ना, क्योंकि इसमें तो 2 प्रोटॉन है ना। और मास कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन भी आ गया, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। चार्ज टू मास रेशियो उसमें कैथोड रे में सेम रह रहा था, एनोड रे में चेंज होगा, क्योंकि एनोड रे में हम लोग अलग अलग गैस ले रहे हैं, और जब अलग अलग गैस ले रहे हैं तो सबका मास अलग अलग मिल रहा है, ठीक है ना। गैस पर ये बोल रहा है कि नेचर जो है ना इसका वो गैस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग गैस लोगे ना तो उसका नेचर, स्पीड वगैरह सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा। नहीं डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रॉन किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि तुम अलग अलग गैस लोगे तो देख रहे हो ना उसका चार्ज और मास सब कुछ बदल जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। एक कौन डिस्कवर किया था? जे थॉमसन डिस्कवर किया था। कैसे याद रखते हैं? पेन से याद रहता है, लिखना पड़ेगा ना कि प्रोटॉन कौन बनाया। इधर भी कुछ लिखते हैं पेन, और इधर क्या लिखते हैं हमको याद नहीं आ रहा है। प्रोटॉन, ये तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का हो गया। जे थॉमसन हो जाएगा ना प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का चैडविक। कैसे याद रहेगा? जे थॉमसन ना, GTC नाम से याद रखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में और क्या क्या दे रखा है? जे थॉमसन इसको बनाया था। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन, ये सारा कुछ वही है जो कैथोड रे है, वही सब। द इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एटम में रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय E। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मास इसका दे रखा है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, और चार्ज कितना? 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आ जाओ, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। द प्रोटॉन आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। ओनली हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। बाकी कोई भी एटम जाएंगे तो वहां पर न्यूट्रॉन भी मिलेगा प्रोटॉन के साथ, और 1 से ज्यादा मिलेगा प्रोटॉन उसमें। ये प्रोटॉन किस चीज से डिनोट किया जाता है? P से, P प्लस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। चार्ज दोनों का सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, बस उसमें माइनस साइन लगा रहता है, इसमें प्लस साइन लगाते हैं। उसके बाद लास्ट न्यूट्रॉन। चैडविक डिस्कवर्ड फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन, है 1932 में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना है ना, पता चला है इसका। न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन के बाद ही एटम बम बना था ना, एटम बम का रिलेशन है ना न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन एटम बम के अंदर इंटर करेगा तभी विस्फोट होगा, नहीं तो विस्फोट नहीं होगा। तो 1932 में मतलब ये हुआ है, और उन लोगों का तैयार हो गया था 1945 के आसपास, अमेरिका के पास रेडी हो गया था बनके। Chadwick discovered a fundamental particle neutron. The neutron is a neutral particle found in the nucleus, ठीक है। Subatomic particle not present in hydrogen atom. हाइड्रोजन में ये नहीं रहता है न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन atom contains only 1 proton और 1 electron। इसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मास वही प्रोटॉन के बराबर है, और चार्ज तो 0 ही रहेगा, न्यूट्रल है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पर सबका ये दे दिया है, समरी दे दिया है। अब एटम कैसा था? तो एटम के बारे में किसका किसका मॉडल आया? सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन मॉडल क्या बोला था? ये बोला था कि ये जो तुम्हारा पाम पडिंग मॉडल बोला था कि मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब जो है ना इस तरह से मतलब जहां तहां बिखरा हुआ है। हाँ, एक तरबूज की भांति, मतलब जिस तरह से उसका सीड होता है ना,
तरबूज में सीड जिस तरह से होता है ना, उस तरह से बोला था कि कहीं कहीं पर न्यूट्रॉन है। थॉमस फर्स्ट प्रपोज ए डिटेल मॉडल ऑफ एटम। ही प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, स्फीयर की तरह होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोला था नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल होता है। दस द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली टोटल न्यूट्रल होता है। हाँ, थॉमसन वाला हो गया था, बता दिया था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके बाद फिर रदरफोर्ड का आया था, सेकंड वाला। Rutherford and his co-worker made a fundamental contribution in understanding the structure of atom and establishing the presence of a spinel nucleus in the atom। ये सबसे पहले बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो बताते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं, कुछ दिया है तो। They performed a number of experiments known as a scattering experiment। Scattering experiment इन्होंने किया था। They took very thin sheet of gold foil and bombarded it with a stream of alpha particle। The alpha particle are positively charged helium ion which carry 2 unit of positively charged and mass 4 times। These are emitted from radioactive। देखो इसको समझाते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना रदरफोर्ड वाला, वो कुछ इस टाइप का था। पहले वो एक इस टाइप का पॉट लिए थे, बर्तन था, मतलब क्या बोलेंगे इसको, फीता टाइप का, मतलब पतला इस टाइप से। हाँ, ये ले लिए, और लेने के बाद यहाँ पर इन्होंने गोल्ड फॉइल रखा था, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाए थे। अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहा था और इस तरह से पास कर रहा था। यहाँ पर गोल्ड का एटम है ना, ठीक है। अब हो क्या रहा था ना, अब गोल्ड इस टाइप से साइड वाला जो आ रहा था ना, वो सीधा निकल रहा था, निकल करके जाके यहाँ पर टकरा रहा था। न्यूक्लियस ये वाला है। तो उन्होंने देखा ना कि जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है ना, वो जनरली यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से आकर के टकरा रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम पास कर जा रहा है। यहाँ वाला भी पास कर गया, लेकिन इधर जो सेंटर की तरफ आ रहा है ना, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये आया, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के दूर भाग गया, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर भी इसका न्यूक्लियस वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर यहाँ पर आया तो इस तरह से भागा, और कुछ कुछ जो हुआ ना, वो बीच से टकराया, वो पूरी तरह से रिटर्न हो गया उसी रास्ते से। हाँ, वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा था, उसी टाइप से रिफ्लेक्ट हो रहा था। कुछ कुछ जो है वो रिटर्न हो गया था। तो वो समझ गए कि मतलब सब जगह नहीं है पॉजिटिव चार्ज, जैसे वो बताया था ना जे थॉमसन, क्या जे थॉमसन का था ना, वो जिस तरह से बताया था ना कि हर जगह पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बोले वैसा नहीं है, सब पॉजिटिव चार्ज वाला कहाँ पर है, एक जगह सेंटर पर है। इतना इन्होंने पता कर लिया था। इनका जो था ना, एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था, उसमें एम्प्लॉय लोग काम करते थे। तो एम्प्लॉय लोग काम करते करते एक्सीडेंटली मतलब ऐसा हुआ, तो एम्प्लॉय जाकर के मतलब बताया कि वहां पर सर इस टाइप से कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। तो वो फिर आया, फिर उसको ढंग से मतलब करवाया, एक्सीडेंटली हुआ था ये। लेकिन इससे न्यूक्लियस तो पता चलता है कि नेगेटिव है तो बाहर से रिफ्लेक्ट होगा, जहां तहां से इलेक्ट्रॉन सामने पड़ जाएगा तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और भी रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये एटम भारी था इसलिए अल्फा आने के बाद टकरा के रिटर्न हो गया, नहीं तो पता चलेगा कि एटम को लेकर के आगे निकल गया। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है ना। इलेक्ट्रॉन तो आपस में कुछ तो होगा। हाँ, लेकिन इस पर भी तो डिपेंड करेगा कितना स्पीड से तुम उसको फेंक रहे हो। मान लो कि ये बहुत ज्यादा हल्का होता तो फिर वो रिटर्न क्यों होता, इसको लेकर के आगे बढ़ जाता ना। तो ये भारी होने की वजह से भी ये वाला सक्सेस हुआ। न्यूट्रॉन जो था ना भारी था, प्रोटॉन। तब तो नेगेटिव चार्ज लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, नेगेटिव लेके ट्राई करते तो मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन से फायरिंग करवाते हैं, तो अगर मान लो कि यहाँ से रिटर्न होता है, डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि क्योंकि मास भी एक तो फैक्टर होता है, स्पीड ऑफ मास, अगर मान लो कि रिटर्न होता है तो फिर हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, ये हो जाता है कि बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब जगह से रिटर्न हो रहा है। लेकिन वो भी मतलब एक फिक्स्ड रहता था ना कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा था, वो फिक्स था नहीं एक जगह पर। देखते हैं नेल्स बोर्ड का, ये तो समझ में आ गया। इसमें अल्फा पार्टिकल, अल्फा पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, उससे इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट, सब मैक्सिमम निकल गया, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो था 12,000 में एक वो बिल्कुल रिटर्न हो गया ना। 12,000 में एक या तो 90 डिग्री से ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन रहा, या फिर वो रिटर्न ही हो गया। तो मेन कंक्लूजन इससे क्या निकला कि मस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम स्पेस क्या है,
खाली है, बीच में कहीं पर प्रोटॉन है। देयर इज अ पॉजिटिवली टीनी पार्ट इन द एटम इन द फिर। ये छोटा, इतना छोटा था ना कि मतलब एक तो ये इस तरह से अंदाजा किया जाता है कि मतलब बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेग्राउंड है ना, उसमें बॉल एक होता है ना, जितना उतना स्पेस था प्रोटॉन के लिए। दिस मस्ट बी कंटेनिंग द होल मास ऑफ द एटम, जहाँ पर पूरा मास इसका था। देयरफॉर दिस मास मस्ट बी ऑक्युपाइंग ए वेरी स्मॉल स्पेस विद इन द एटम। ठीक है, और तो कुछ नया दिया नहीं है, इसको पढ़ेगी निकल जाए। The deflection of the alpha particle to large angle indicate the alpha particle has direct collision with positively charged। मतलब डायरेक्ट कोलिजन हो रहा है तो बड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे 180 भी हो सकता है, 90 से ज्यादा। ये बता रखा है कि एटम्स के साइज से 10 के पावर 5 टाइम ज्यादा छोटा था, मतलब तुम्हारा इसका साइज, न्यूक्लियस का साइज। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया, इन्होंने बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होगा। ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, घिरा रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉन और नॉट स्टेशनरी बट दे आर रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन बोला कि रुका हुआ नहीं है बल्कि वो घूम रहा है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यही पर प्रॉब्लम हुआ था जब इन्होंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ से, तो वो मतलब सोचा गया इस तरह से कि देखो जब कोई चीज, कोई चार्ज पार्टिकल, देखो प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है, प्लैनेट पे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है ना, या उसमें जब एक्सेलरेशन होता है ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है इससे। ठीक है, तो जब ये वेव निकलेगा ना, तो धीरे धीरे इसका एनर्जी डाउन होगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद ये घूमना बंद कर देगा और न्यूक्लियस में जाकर के चिपक जाएगा। ये थ्योरी आया था सामने, फिर तो कैंसिल हो गया। फिर वही इसीलिए कैंसिल हो गया जब ये बोले ना कि घूम रहा है। हाँ, ये जैसे बोल दिए नहीं घूम रहा है, वो चार्ज पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं होता तब सही था, लेकिन चार्ज था ना। जैसे ही इसका खोज हुआ ना, उस समय इसलिए लोग मान लिए थे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था। जैसे ये थ्योरी आया ना कि अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है, वैसे ही सवाल आ गया इस थ्योरी पर कि फिर ये कैसे घूम रहा है, तो ये फेल हो गया वहीं पर। फिर वही बोर आए थे, बोले बोर आकर कुछ नहीं किए, वो बस बोल दिए ना कि घूम रहा है, क्योंकि एक घूम रहा है एक्चुअली अपना एनर्जी की वजह से नहीं घूम रहा है। वो बोले कि जब एटम होता है ना, तो एटम के चारों तरफ एक तो अपना एनर्जी लेवल होता है इस टाइप से, और इस एनर्जी लेवल में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रख देंगे ना, तो अपने आप घूमने लगेगा, उसमें इसका कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसके एनर्जी को भरपाई ये एनर्जी लेवल कर रहा है। तो उन्होंने वही कंसेप्ट बताया था। हाँ, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, जबरदस्ती ये भी उस टाइम यही बोल देते तो दिखेगा नहीं, लेकिन वहां पर है एनर्जी लेवल है, तुम लोग को दिखेगा नहीं ये बस उतना ही बोल दिए थे। तो यही बता रहा है कि एटम तो कोलैप्स कर जाएगा उस तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा तो फिर बोर्ड्स आए थे, इन्होंने वही बोला कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है लेकिन वहां पर एक तो एनर्जी लेवल है, वो भरपाई कर रहा है उसका। 1912 में आए। एन एटम इज मेड ऑफ 3 पार्टिकल। इन्होंने बोला 3 पार्टिकल, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव प्रोटॉन, एटम न्यूक्लियर न्यूट्रल, मतलब इक्वल है पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। ये सब तो पहले वाला बात ही बोल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है इसलिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर नया चीज बताया, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल। वो बोले कि एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, वहां पर उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। द एनर्जी लेवल और सेल आर रिप्रेजेंटेड इन 2 वे। इसको हम लोग या तो 1 2 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंट करो, KLMN, इस तरह से ना। वो तो और डीप हो गया, ये अभी उतना अंदर नहीं पहुंचे, अभी ऊपर ऊपर ही बता रहे हैं। वो तो बहुत बाद में पता चला कि 1s2 सेकंड s2 p6 ऐसे करके। अभी सिर्फ ये बताया कि मतलब LMN ऐसे करके सेल बना हुआ है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, इसका नाम उन्होंने K रख दिया, इसका L रख दिया, इस तरह से।
फिर बाद में बताया कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा करके फिर बाद में उन्होंने एक किया था। कहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, के में मैक्सिमम कितना रहेगा 2, एल में मैक्सिमम कितना 8 इलेक्ट्रॉन है ना, के वाला में 1s2 सिर्फ ए रहता है, एस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये आगे पढ़ना है, अभी सिर्फ इसके बारे में वो बता रहे हैं। उसके बाद एल में हम लोग पढ़ते हैं मतलब कि दूसरा सेल में 2 सब सेल s2p6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 ऐसे करके 2n स्क्वायर शायद फॉर्मूला होता है ना, क्या 32 दिया है एन वाला में, एन मतलब न्यूट्रॉन नहीं है, एन मतलब फॉर्मूला है, जैसे एन बराबर 1 रखेंगे ना तो हम लोग को 2 मिल रहा है, n2 रखो तो कितना मिलेगा 8, 3 रखेंगे तो 18, 4 रखेंगे तो 32, तो ये तुम्हारा वही बन गया के एल एम एन ऐसे करके। There is no charge in the energy of electron as long as they keep revolving. No change in the energy. बोल रहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना उसके एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये चीज था वही मतलब जबरदस्ती वाला बात, क्योंकि वो एनर्जी लेवल के अंदर मूव कर रहा है। तो लोग बाद में डिस्कस करना, रुक जाओ भी। एंड द एटम रिमेन्स स्टेबल, और उन्होंने बोला कि एटम क्या होगा स्टेबल रहेगा। द चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन इट जंप। एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कब चेंज करेगा, जब एक सेल से वो दूसरा सेल में जंप कर जाएगा। ऐसा होते रहता है, कभी पहला अंदर वाला से बाहर वाला में, बाहर वाला से अंदर वाला में, थोड़ा सा अगर गर्म उरम कर दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन उसका तुरंत जंप करना शुरू कर देता है, बाहर निकलना शुरू कर देता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, देखो जब एनर्जी देंगे मतलब गर्म करेंगे इसको तो जंप कर देगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, अंदर से बाहर हो जंप करना शुरू कर देता है। उसके बाद आ जाओ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं अगर उसको कोई चार्ज नहीं है तो, अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो आते जाते रहता है ना, हम लोग बेस्ट न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। वो तो हमेशा नहीं रहता है ना, वो तो आते जाते रहता है। हम लोग ऐसे बोलेंगे किसी भी न्यूट्रल एटम अगर लिखना पड़ेगा फिर नंबर ऑफ जो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है ना वो, नहीं तो सिंपल प्रोटॉन की संख्या बता दो। उसके बाद मास नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला करके। यहाँ पर देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्या हो गया मास नंबर, यहाँ पर दोनों सम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला करके। याद रखना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ऊपर मास नंबर है कि नीचे मास नंबर है, अगर दोनों का सम लिख रहे हो ना तो उसका वैल्यू हाई हो जाता है, हाई होता है तो वो ऊपर चला जाता है, और नीचे सिर्फ प्रोटॉन का संख्या जेड है ना, जो कम वाला रहेगा हमेशा नीचे रहेगा। समझ में आया कैसे? हाँ एक्स बना करके नीचे जो रखेंगे ना सिर्फ प्रोटॉन की संख्या रखेंगे, और ऊपर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला करके। याद ये रखना है ना कि ऊपर में हमेशा मास लिखाता है और नीचे में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखाता है। रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या मास नंबर बराबर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है एटम्स के अंदर, वो हम लोग सीखने वाले हैं। Distribution of electron in different orbit of cell is governed by the a scheme known as Bohr-Bury scheme। ये Bohr-Bury scheme के अनुसार जो होता है ना अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। ऐसे तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसके बाद पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 ठो ना, फिर दूसरा सेल में कितना 8 गो, 2n स्क्वायर फार्मूला बताए थे ना, 3 4 5 6 7 8, उसके बाद तीसरा में 18 को हो जाएगा, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दे रखा है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ए अरेंजमेंट है इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम देते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अराउंड अ न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल,
और एनर्जी सेल, अलग अलग एनर्जी लेवल है, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा एनर्जी लेवल, इसी को सेल भी बोलते हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। और सेल के अंदर सब सेल होता है जिसके बारे में इस बुक में नहीं बताया है, लेकिन हम सब सेल के बारे में बता देंगे तुम लोग को। द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द सेल विथ द लोएस्ट एनर्जी, जो सबसे इधर यहाँ का एनर्जी सबसे कम होता है, लोएस्ट एनर्जी वाला सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील होगा, जब लोएस्ट पूरा भर जाएगा तो फिर वो ऊपर वाला में भरना शुरू होगा, ऐसे करके हो जाता है। द फर्स्ट, अब यहाँ पर वही चीज बताया कि पहला जो के बोलते हैं ना, द फर्स्ट और द इनर मोस्ट एनर्जी सेल, जिसको के बोलते हैं, कंटेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 2 रहेगा। सेकेंड सेल मतलब कि एल का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेंगे ना, के बाद दूसरा क्या आएगा, एल आएगा, एल मतलब कि एन बराबर 2 का बात हो रहा है। दूसरा सेल में टोटल नंबर 8, तीसरा सेल में 18, 2n स्क्वायर करके फॉर्मूला से चलता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है, के एल एम एन, इस तरह से 4 को सेल का नाम दिया है और चारों सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। द आउटरमोस्ट सेल, यहाँ पर लिख ही दिया गया, द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड द सेल नेक्स्ट टू द आउटरमोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 18। ये बोल रहा है कि 8 और 18 हो सकता है एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा वाला में कितना जाएगा, ऐसे तो 32 जा रहा है ना, थर्ड वाला में 18 जाएगा। ये बोल रहा है कि सेकंड वाला में 8 जाएगा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, थर्ड वाला में 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। चौथा वाला में 32 से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद है वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। सबसे बाहर वाला जो सेल ऑर्बिट है उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कोवैलेंसी क्या होता है, in the formation of a covalent compound number of electrons shared by one atom क्या कहलाता है, कोवैलेंसी। मतलब जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ना, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम शेयर कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, इफ एन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन इट्स कोवैलेंसी विल बी 1। जैसे शेयर वाला कैसे होता है, जैसे मान लो कि CH4 का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो CH4 कैसे बनता है, एक तो कार्बन रहेगा, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 ठो आउटरमोस्ट सेल में, है ना, कार्बन का 6 होता है, तो पहला में 2, दूसरा में कितना, 4 होगा ना, और हाइड्रोजन के पास एक। ये देखो एल चाहता है ना कि मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर सबके पास एक एक हाइड्रोजन दे दो ना, तो ये लोग क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो दोनों शेयर करके, और उससे बेनिफिट क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया। स्टेबल होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हर हाइड्रोजन के पास कितना पूरा हो गया, 2-2। और कार्बन के पास कितना हो गया, कार्बन भी शेयर किया है ना, कार्बन के पास हो गया टोटल 8। ठीक है, यहाँ पर कोवैलेंसी समझ में आया ना, तो कोवैलेंसी यहाँ पर कितना हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो 1 हो गया इसका कोवैलेंसी। इस तरह से शेयर होता है। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं दूसरा को। इलेक्ट्रोवैलेंट का एग्जांपल क्या होगा, बॉन्ड में बहुत ताकत रहता है, हाँ, वह स्ट्रॉन्ग होता है, NaCl उसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। जैसे इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास है ना, वो इलेक्ट्रॉन है 11 ठो, मतलब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है 17। आउटरमोस्ट सेल की बात करें ना, तो सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करेगा ना कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसको दे देगा, एकदम बिल्कुल ट्रांसफर कर देगा। जैसे ए हो रहा था 2 8 1, अरे 2 8 7, इसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इसको, तो ए हो गया 8 को, ए बन गया Cl माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, और सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम बन गया Na प्लस। अब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच अट्रैक्शन होना शुरू हो गया और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो एक आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरा कोवैलेंट। NaCl आयनिक का एग्जांपल हो गया, और CH4 किसका हो गया, कोवैलेंट का। अब उसके बाद है आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा पर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसका एग्जांपल लिया है। सारा हाइड्रोजन ही है, एटॉमिक नंबर सबका 1-1 है। प्रोटॉन इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1-1 है ना, बट न्यूट्रॉन सब में अलग अलग है। इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। मतलब कि आइसोटोप तब बोलेंगे ना जब एटम का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा पर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा।
है ना। इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2 और इसका एटॉमिक मास 3। क्लियर हुआ। आइसोटोप क्या हो गया, हाइड्रोजन हम लोग लिख लेंगे। सबका एटॉमिक नंबर 1 है, पर एटॉमिक मास इसका कितना है, 1 है ना, 1 2 3। नाम क्या है इसका, नाम हम इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटोरियम बोलते हैं और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोटोप है। कार्बन का भी होता है, एटॉमिक नंबर 12 होगा पर मास दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर दे रखा है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का मास नंबर सबका अलग अलग है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम ही एलिमेंट के एटम होते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर था, सारा का सारा हाइड्रोजन ही था, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सबका सेम था, लेकिन मास क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन सब में क्या था, सेम था, एक एक प्रोटॉन था सब में, लेकिन न्यूट्रॉन सबका डिफरेंट डिफरेंट था, इसकी वजह से मास अलग अलग हो गया। आइसोटोप हैव सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन देयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई पर सब पर चार्ज +1 ही है, क्योंकि सब में एक एक प्रोटॉन है। Since all the isotope contain same number of electron, they have same chemical property. Number of electron सब में सेम है ना, तो सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा कहीं दूसरा कहीं और से, तो केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम हो जाएगा। अब आइसोटोप का भी दो टाइप है, एक तो स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक क्या होगा, अनस्टेबल होगा। आइसोटोप विच आर अनस्टेबल, है ना, एंड इमिट वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन, इससे बहुत सारे रेडिएशन बाहर निकलते रहता है। सम ऑफ द कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर कार्बन 14, है ना। ऐसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है नॉर्मल वाला कार्बन का, लेकिन इसका 14 है। आर्सेनिक हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारा कुछ एलिमेंट दिया हुआ है जो कि बिल्कुल रिएक्टिव है, मतलब रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडिएशन हमेशा निकलते रहता है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, तो इनका एप्लीकेशन मेडिसिन में, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री, ये सारा जगह पर इसका यूज हो जाएगा आइसोटोप का। एक आइसोटोप तो हम लोग बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं ना, कौन सा, यूरेनियम 235 ना, यूरेनियम 235 बिजली बनाने के लिए यूज होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, वही चीज लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहाँ से हीट निकलता है और बिजली बनता है पावर प्लांट में। यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन द रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के जानकारी के लिए इसका यूज होता है। साथ में ब्लड क्लॉट को जानने के लिए भी इसका यूज हो जाता है। उसका एग्जांपल कौन सा है, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का यूज किस चीज में होगा, ट्यूमर में, ट्यूमर पता करने के लिए और ब्लड क्लॉटिंग्स को पता करने के लिए। उसके बाद आयोडीन 131, इसका कहाँ यूज होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड व्हिच हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक गाइटर, गाइटर कुछ घेंघा रोग होता है ना, उसके जानकारी के लिए हम लोग आयोडीन 131 यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 कहाँ यूज होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। इसके अलावा और कहाँ पर यूज होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है फिर ऑयल पाइपलाइन है, वहां पर अगर कोई लीकेज है तो उसको पता करने में भी इसका यूज हो जाता है। उसके बाद सेकंड है आइसोबार, इसमें क्या होगा, मास सेम रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट एटम होने वाला है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट का एटम रहेगा पर मास उन लोग का मैच कर जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, कैल्शियम, आर्गन का लिया है और कैल्शियम का लिया है, मास नंबर इसका भी 40 इसका भी 40, बट एटॉमिक नंबर इसका 18 और इसका एटॉमिक नंबर 20, तो ये आइसोबार का एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा और क्या लिया है बस। उसके बाद आइसोटोन है, आइसोटोन में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें सेम होगा दोनों एलिमेंट का, बट डिफरेंट मास नंबर, बट मास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। द आइसोटोन बिलोंग टू 2 और मोर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तीनों एक दूसरे से उल्टा है, एक में क्या सेम हो रहा है, एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो रहा था पहला वाला में ना, आइसोटोप में। आइसोबार में क्या सेम हुआ, आइसोबार में मास सेम हुआ, एटॉमिक मास सेम हुआ ना सेकंड वाला में आइसोबार, और आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम हुआ, दोनों न्यूट्रॉन मैच कर रहा है, इसमें न्यूट्रॉन सबका सेम हो जा रहा है।
तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि इसमें क्या सेम होता है, उसको थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान रखना है। आइसोटोन हम लोग को नहीं पढ़ना है। कुछ टिक लगा करके उसको याद करो, आइसोटोप और आइसोबार को। खत्म हो गया ना। कहाँ पर है ट्रू फॉल्स? फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाला हम देखो तो सब एटॉमिक पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन ए हाइड्रोजन एटम इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। है ना, प्रोटॉन तो सब में होगा ही, तभी तो उसका मास है। प्रोटॉन नहीं रहेगा तो मास ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चार्ज ही नहीं होगा उस पर, फिर वो रिएक्शन कैसे करेगा किसी के साथ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों सब में होता ही होता है। एक तो न्यूट्रॉन है जो हाइड्रोजन एकमात्र एक्सेप्शन है जहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को ही बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला करके एटॉमिक मास हो जाएगा, दोनों एक साथ एटॉमिक मास कहलाएगा। एन एटम हैज एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11। वही वाला है ना, 12 हो जाएगा इसका आंसर ना। इसमें क्या है, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन, तो मास कितना होगा? एटॉमिक मास होता है 23। क्या क्या जोड़ेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन वाला को तो जोड़ते नहीं है, तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ करके हम लोग को मास मिल जाएगा। ट्रू फॉल्स में दे रखा है इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल मैटर एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। ट्रू है। सोडियम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सोडियम प्लस लिखा है। सोडियम प्लस में क्या ज्यादा होगा? प्रोटॉन ज्यादा होगा ना। प्रोटॉन ज्यादा होगा इसीलिए प्लस चार्ज है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन होता है। आइसोटोप क्या था? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप में क्या था? प्रोटॉन सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुआ मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होने वाला है। एक हाइड्रोजन छोड़ के सब में नहीं, लेकिन सब में नहीं होते हैं। एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 27 इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का 27 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 को हम लोग 2 और 7 लिखते हैं, सही है। मैटर इज इलेक्ट्रिकल एंड नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल होता है नेचर में ना। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का। नहीं सही लिखा है वो, लेकिन वो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू गलत है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है छोटा। मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट इतना टाइम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा। हां ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना प्रोटॉन होता है भारी। इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना प्रोटॉन भारी होता है। न्यूट्रिएंट्स वर डिस्कवर्ड बाय हैरी बेंक्वेयर। इतना कम से कम वैसा देता जो कंफ्यूज करे, ऐसा नाम दे दिया कि मतलब कुछ होगा ही नहीं। फॉल्स है तो नाम ही नहीं बताया तो फॉल्स। ठीक है, खत्म हो गया तुम लोग का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाइए। अब तुम लोग का टेस्ट करेंगे लाइव।